हेलो, आज हम पेज 3 पर क्रिटिकल एंगल को समझेंगे। तो ये हेडिंग है क्रिटिकल एंगल। तो अब सुनिए, हम जानते हैं कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो हम ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लें जिसके लिए रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 आ जाए। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा तो उस समय डेंसर मीडियम में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल और डिनोट करते हैं IC से। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो जिस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस I की वैल्यू होगी IC यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर, उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू होगी 90 डिग्री, जो ये लिख दी स्नेल्स लॉ। लगेगा D से R की ओर, तो D म्यू आर इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। हमने लिख दिया स्नेल्स लॉ। अब I की वैल्यू क्या भरी हमने IC और R की वैल्यू क्या भरी 90। इस तरह यहाँ पर ये आ गया, IC को IC लिखा पर साइन 90 को 1 लिखा। ये तो है RHS का हिस्सा सॉल्व। और LHS में क्या किया, रिवर्सिबिलिटी लगा दी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है 1 अपॉन में लेना, और 1 अपॉन में लेते ही R हो गया आगे, D पीछे हो गया, तो R म्यू D इक्वल टू ये बन गया। अब इसको और नीचे लाए तो इसको हमने फ्रैक्शन पलट दिया, तो R म्यू D ऊपर आ गया, अपॉन में 1 हमने लिखा नहीं, और इधर जब हमने पलटा तो 1 अपॉन आ गया साइन IC। यही रिजल्ट है, R म्यू D इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC इक्वल टू हम इसे कह सकते हैं कोसेक IC भी, क्योंकि 1 अपॉन साइन इक्वल टू होता है कोसेक। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं ओटीज के लिए। तो रेयर मीडियम में हमने तीनों बार एयर लिया है, पर डेंसर मीडियम में एक बार वाटर लिया है, एक बार ग्लास लिया है, एक बार डायमंड। तो एयर वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है जो वाटर में बनेगा यानी डेंसर में बनेगा वो 48 डिग्री। पर एयर ग्लास चूंकि वाटर से और भी ज्यादा डेंस है ये, इसलिए बेंडिंग पावर ज्यादा है, और बेंडिंग पावर ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल और भी कम हो गया। ये 42 को ही 90 तक मोड़ देगा। ये 48 पे 90 मोड़ता है, ये 42 पे ही 90 मोड़ देता है। अगर हम डायमंड ले लें जिसका डेंसिटी और भी ज्यादा होती है तो वो तो 24 पे ही 90 मोड़ देता है, यानी क्रिटिकल एंगल उसके लिए और भी कम होता है 24 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है अपना इसी पेज पर, इस पेज नंबर 3 के आगे पेज नंबर 4 पर अगला टॉपिक है अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसी घटना में आ जाते हैं। देखिए, मान लो कि हमारे लिए, मान लो सपोज कि हमारे लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू यहाँ 70 है, यानी 70 के 90 हो गए, यानी कितना डिग्री मोड़ा, 70 से 90 हो गया तो 20 डिग्री मोड़ा। सीधा जाता तो 70 रहता, पर 90 है इसका मतलब 20 डिग्री मोड़ता है ये सरफेस। तो 70 को अगर 90 करता है तो 80 को क्या करेगा 100। तो अगर यहाँ हम 70 से 10 बढ़ा दें, 80 कर दें तो इधर 100 आएगा। तो नॉर्मल की तरफ से 100 नापेंगे तो ये लाइट पहले मीडियम में ही चली जाएगी। तो ये देखिए चित्र, ये 1 एरो वाला जो है ये क्रिटिकल एंगल को दिखा रहा है जैसे 70, और ये उससे थोड़ा ज्यादा कर दिया तो फिर ये लाइट अंदर ही मुड़ गई। तो इस घटना को चूंकि फर्स्ट मीडियम से चली और टकरा के फर्स्ट मीडियम में ही लौट गई, तो ये तो रिफ्लेक्शन हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल इसलिए क्योंकि डेंसर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस घटना में अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें एंगल ऑफ इंसिडेंस तो लाइट अपने ही मीडियम में वापस लौट जाती है। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम लैंग्वेज ऐसे बोलेंगे, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल देन रिफ्रैक्टेड रे रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। अब आगे इसकी कुछ कंडीशन होती है। अगर ये घटना हमें देखनी है तो इसमें हमें 2 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 कि हमें लाइट रे को डेंसर से रेयर की ओर ही भेजना है, तो ये घटना हो सकती है क्योंकि डेंसर से रेयर में जाने पर ही दूर हटती है, इसलिए। दूसरा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू है वो हमें क्रिटिकल एंगल से बड़ी लेनी है, तभी ये घटना होती है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये लाइट इधर को मुड़ती है। ओके, ठीक है।